कि वो जितना कर सके या जितनी पहचान उनकी थी, जिस रूप में लोग उनको जानते थे, एक सामाजिक लोग के रूप में, कदाचित मैं भी वहाँ अपने आप को पहुँचा सकूँ और ऐसा अगर होता भी है, तो उन्हीं लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल होगा। शिक्षा में ही यह क्षमता है जो व्यक्ति में विवेक, कल्चर और वो इनसाइट को देखने की क्षमता, इनलाइट करने की क्षमता शिक्षा में ही है। मैं सभी दर्शकों को या सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति को मैं ये पशु से अलग करता है। स्कूल जो है चलाना अब आसान नहीं रह गया है। बस ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल चला रहे हैं, नए लोग या फिर स्कूल खोलना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि स्कूल चलाना आसान नहीं रह गया आपकी इस कार्यक्रम के जरिए। इसलिए यह जो कर्मवीर जैसा आप जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, यह बहुत ही अच्छा है। इससे समाज को बहुत सहयोग मिलेगा, समाज को, देश को बहुत सहयोग मिलेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, विश्व को सहयोग मिलेगा। और वहाँ 4 शिक्षक हुआ करते थे, तब के शिक्षकों की क्लासिकल डिग्रियां कम होती थी, लेकिन ज्ञान उनका बहुत ही गहरा होता था और बच्चों का परवरिश या उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी चारित्रिक शिक्षा, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 6 और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलांचल के एक बड़े एजुकेशनिस्ट और हमारे आदरणीय डॉक्टर राम श्रीगार पांडे सर। दर्शकों, डॉक्टर साहब मधुबनी में स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर, आप जीरो से उठकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कैसे किया, कितना समय लगा? आप दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इनकी बातों को जरूर सुने। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में यह बहुत काम आ जाए। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपका पारिवारिक इतिहास क्या रहा, आप कैसे कब शिक्षा ग्रहण किया, कितनी पढ़ाई किया आपने, फिर आप इस लाइन में, मतलब शिक्षा के लाइन में कैसे आप आ गए? देखिए, हमारा परिवार संयुक्त परिवार था और परिवार के मुखिया हमारे ग्रैंडफादर हुआ करते थे। वो बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन सदी हुई बात, वो लाइट मूड के लोग नहीं थे, बहुत ही गंभीर, चिंतनशील प्रवृत्ति के लोग थे हमारे ग्रैंडफादर। उनका नाम बाबू श्री उचित पांडे था। मेरे पिताजी 2 भाई हुए। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय देव नारायण पांडे और मेरे चाचा जी का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे है। वो अब नहीं रहे, दोनों भाई। मेरा परिवार और भी बड़ा था। मेरे चचेरे जो पटीदार थे, फरीक थे, वो सब साथ ही रहते थे। इसलिए संयुक्त परिवार में मुझे मेरा लालन पालन हुआ, मेरा भरण पोषण हुआ और वो एक स्वर्णिम समय था बच्चों के लिए। आज के बच्चे इन बातों से दूर रह रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों पर। मेरा परिवार सामान्य तौर का परिवार था। खाने पीने, कपड़ा पहनने, दवा दारू वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुखी संपन्न या बहुत पैसे वाला परिवार नहीं था। भगवान की महिमा रही कि किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई और बहुत बड़े ही लाड़ प्यार से हम सारे भाइयों का लालन पालन हुआ। हमारे ग्रैंडफादर को आसपास के लगभग 10 गांवों में लोग ऐसे ही जानते थे सामाजिक कार्यों के लिए। इसलिए उनका प्रभाव हमारे ये जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ा है। मैं तो ऐसा अभी भी मानता हूँ कि वो जितना कर सके या जितनी पहचान उनकी थी, जिस रूप में लोग उनको जानते थे, एक सामाजिक लोग के रूप में, कदाचित मैं भी वहाँ अपने आप को पहुँचा सकूँ और ऐसा अगर होता भी है, तो उन्हीं लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल होगा। सर, घर कहाँ हुआ? मेरा गांव कनैल है। यह रहिका प्रखंड में पड़ता है और यह मधुबनी से 6 किलोमीटर उत्तर है। एक बहुत ही छोटा सा गांव है। वहाँ विविध जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन तरह तरह के झंझावात आए, पार्टी पॉलिटिक्स की बातें या बड़े छोटे की बातें, अगड़े पिछड़े की बातें, वर्ग विभेद की भी बात बहुत पहले इस मधुबनी जिले में काफी
बल पकड़ लिया था, लेकिन हमारा गांव उससे बिल्कुल अलग थलग रहा और हमारे गांव में बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण ढंग से सभी जाति के लोग आपस में हिलमिल कर भाई 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 की तरह रहते रहे हैं। यह भी हमारा सौभाग्य रहा। सर मेरा सवाल था कि आपकी जो एजुकेशन है कब खत्म हुई, फिर आप इस लाइन में जहां आज एक एजुकेशनिस्ट के नाम से आप जाने जाते हैं, कब से शुरुआत हुआ? देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राइमरी स्कूल है, आज भी है, वो बहुत पुराना स्कूल है। शायद इस इलाके में अब 2-4 स्कूल्स रहे होंगे, उसी में से एक स्कूल हमारे गांव का भी था और वहाँ 4 शिक्षक हुआ करते थे। तब के शिक्षकों की क्लासिकल डिग्रियां कम होती थी, लेकिन ज्ञान उनका बहुत ही गहरा होता था और बच्चों का परवरिश या उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी चारित्रिक शिक्षा, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा और 6ठी 7वीं की शिक्षा हमारी नाजिरपुर मिडिल स्कूल में हुई, जहाँ स्वर्गीय ये जहाँ राम प्रसाद मंडल जी हेडमास्टर हुआ करते थे, अब तो काफी उम्र दराज हो गए हैं। और उनका स्कूल चलाने का जो तरीका था या उस स्कूल के जितने भी शिक्षक थे, मुझे याद है कि 10:30 से 4 तक का कार्यकाल हुआ करता था स्कूल का, लेकिन हेडमास्टर साहब के ये उत्प्रेरणा से और सभी शिक्षकों के सहयोग से वह स्कूल 10 से 4:30 चलता था। आधे घंटे लोग अधिक समय अपना बच्चों की भलाई के लिए, वहां पर रहे बच्चों की भलाई के लिए लगाते थे। बिल्कुल रूटीन वाइज वहाँ शिक्षा दीक्षा होती थी। मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी नाजिरपुर मिडिल स्कूल की जो व्यवस्था मैंने देखी, ऐसी व्यवस्था मैं अभी करने की चेष्टा ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं खुद को वहाँ पहुँचा पाया हूँ। फिर मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया। तो 4 महीने के लिए मैं लोहा हाई स्कूल में नामांकन दे चुका था। स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद ये वहाँ का स्कॉलरशिप लेने का शर्त था कि 4 ही स्कूल में हमारा नामांकन हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और वो स्कूल थे जिला स्कूल दरभंगा, एमएल एकेडमी दरभंगा, वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी और आदर्श उच्च विद्यालय खिरहर। इसलिए मेरी पुनः दाखिला वाटसन उच्च विद्यालय में हुई, जहाँ से 1981 में मैं मैट्रिकुलेशन किया। 81-83 बैच हमारा इंटरमीडिएट का था। जेएन कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट किया। फिर आरके कॉलेज में हमारे समय में 10+2+3 थी, तो 2 वर्ष का पास कोर्स था। फिर मैं पास कोर्स ये 83-85 पास कोर्स सेशन हुआ, 85-86 ऑनर्स का सेशन हुआ। केमिस्ट्री ऑनर्स से मैं उत्तीर्ण हुआ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आरके कॉलेज से ही किया। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं, ऐसा कहिए कि लोगों की जरूरत या फिर लोगों के की प्रेरणा से पब्लिक ही मुझे इस फील्ड में ये प्रवेश करने को उत्प्रेरित किए। लोग बताए कि हमारे बच्चे अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि मास ट्रांसफर हाई स्कूल के टीचर्स का हो गया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के कहने के कारण ही और उनके प्रेशर के कारण ही मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। कहाँ शुरू किए सर आप पहले? ये यात्रा हमारी शुरू हुई गांधी चौक पर। स्वर्गीय रामेश्वर कपरी जी का मकान था। सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि अगर पांडे जी स्कूल चलाएंगे तो उनको हम मकान देंगे, और वो मकान में स्कूल छोटा सा आज भी है। कितने बच्चे रहे उस टाइम में जब मैं शुरू किया था तो हमारे यहाँ 91 स्टूडेंट्स थे और दूसरे सत्र में उसमें से 90 बच्चे प्रेषित हुए और वो 90 बच्चे हमारे साथ रहे। ऐसे ही धीरे धीरे एडमिशन बढ़ता गया और मैं आज हूँ। सर ये जानना चाहेंगे, अगर स्कूल की बात की जाए तो मेरा मानना है कि स्कूल जो है चलाना अब आसान नहीं रह गया है। बस ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल चला रहे हैं, नए लोग, या फिर स्कूल खोलना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि स्कूल चलाना आसान नहीं रह गया है। देखिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो बाय इंस्टिंक्ट उनको एजुकेशन में रुचि हो, या किसी कारण से इस फील्ड में उनको आना पड़े या आए। तो अगर इस फील्ड में आए इस क्षेत्र को अंगीकार किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो उनको 100% इम्पार्ट करना चाहिए।
और ऑब्जेक्टिव, चाहे वो अभिभावक हों, बच्चे तो मासूम होते हैं, उतनी बात वो नहीं समझते हैं, लेकिन अभिभावक और शिक्षक, ऑब्जेक्टिव तो दोनों का एक ही होता है, बच्चों का समग्र विकास। तो इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव जब समान है, एक ही है, तो फिर इसमें झमेला कहाँ है? विद्यालय अकेला नहीं होता है, उसके साथ तो समग्र अभिभावक होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति एज ए लीडर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो अकेला होता है, लेकिन उनके सहयोग के लिए तो वहाँ पढ़ रहे जितने बच्चे होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, हर सुख दुख के भागीदार होते हैं, जिसका मुझे अनुभव है। और मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा है कि ये हमें कोई कठिनाई हुई है। अगर कहीं कोई कठिनाई, स्वाभाविक है, जीवन यात्रा है, तो ये डे टू डे लाइफ में जो छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं वो तो आएंगी, लेकिन उससे निपटने में अभिभावकों की भी अहम भूमिका रहती है, और हमें तो इसका लाभ हमेशा मिलता रहा है, इसलिए मुझे कठिन नहीं लगता है यह काम। सर, रीजनल सेकेंडरी स्कूल के आज के तारीख में कितने ब्रांच है, कहाँ-कहाँ स्थित है, टोटल कितने टीचर्स हैं और कितने नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर रहे हैं? ब्रांचेज इसको नहीं कहा जाएगा, इंस्पिरेशन सेंटर हमने खोल रखा है, जहाँ तहाँ, जो कि छोटे छोटे बच्चों को उत्प्रेरित किया जा सके। विद्यालय का सिर्फ यह काम नहीं है कि वह एक जगह बैठकर बच्चों को पढ़ाए, और उसका यह भी काम है कि समाज में और ऐसे बच्चों के बीच भी, ऐसे लोगों के बीच भी, जहाँ शिक्षा की तरफ रुझान कम है, झुकाव कम है, उनको उत्प्रेरित किया जाए, उनको जगाया जाए, उनको जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य से जगह जगह, दो तीन जगह इस मधुबनी शहर में हमारा इंस्पिरेशन सेंटर है, जहाँ बच्चों को उत्प्रेरित किया जाता है, और छोटी कक्षाओं में उन्हें थोड़ा सहलाते हुए प्रेम पूर्ण माहौल में पढ़ाया भी जाता है। फिर जब पढ़ने के लायक हो जाते हैं, तो मेरा वेन्यू है जीवत चौक सप्ताह मधुबनी में, वहाँ वो बच्चे आते हैं, फिर वो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। सर, अगर पिछले 10-15 साल के पीरियड को देखा जाए तो अब रीजनल सेकेंडरी स्कूल एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संस्था बन गया है, और इस संस्था में बहुत सारे बच्चे आए होंगे, गए होंगे। तो मैं जानना, हमारे दर्शकों को बताएं, आपके आपके स्कूल में कितने छात्र छात्राएं अभी भी हैं, और यह कितनी छात्र छात्राएं आपके स्कूल से जो पढ़कर बाहर निकले हैं, उसमें से कितने लोग फर्स्ट क्लास जॉब में हैं, कितने बैंक बैंक में हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में। कुछ तो आइडिया, पूरा आइडिया नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी होगी जो फर्स्ट क्लास जॉब में होगा। देखिए, छात्र छात्राओं की संख्या की जहाँ बात आती है, तो हमारे यहाँ 4,000 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, और शिक्षकों की संख्या 180 प्लस है, 182 या 83 के आसपास है। हमारे यहाँ टोटल जो विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या 300 प्लस है, और बहुत ही सुंदर ढंग से हमारा कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में। सब, कोई भी आदमी का कोई कर्मी नहीं है, उनका धर्म है, इसलिए वह धर्म क्षेत्र है, और अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए लोग वहाँ आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो, यह बड़ी ही जरूरत होती है। अभी का जो समय है, सिर्फ आप देखते होइएगा, या सारे लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों का ये परसेंटेज कैसे ऊंचा जाएगा, रिजल्ट कैसा होता है, कहाँ वो क्रैक करता है, क्या उसके लाइफ का अचीवमेंट है। बच्चा अभी जन्म लिया, वो 5 वर्ष का हुआ है, अभी तो वो मासूम बच्चा है, उसको प्रस्फुटित होने का मौका मिलना चाहिए, न कि उस पर भार इम्पोज हो जाना चाहिए। मैं इसके विपरीत चलता हूँ। मेरा मेरा सोचना होता है कि वह अपना 100% दे। अनुस्पर्धा ज्यादा बढ़िया है, प्रतिस्पर्धा खराब है। आज कोई बच्चा अगर 40% पर है, तो हमें वॉच करना चाहिए कि कल वो 40 से आगे बढ़ रहा है या 40 से पीछे जा रहा है। मेरा मेरी मेरी परख या मेरा असेसमेंट इंडिविजुअल चाइल्ड पर होना चाहिए, या आज के एजुकेशन सिस्टम में भी इसको लागू होना चाहिए, या जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं, उनको किसी बच्चे की प्रगति का लेखा जोखा उसी बच्चा से करना चाहिए, न कि दूसरे बच्चा से। तो यह प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, बच्चों के का जो मानसिक विकास है वह संतुलित और स्वस्थ होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सर, आपको नहीं लगता कि इन दिनों पिछले कुछ सालों की बात अगर की जाए तो जो छात्राओं के अलावा जो शिक्षकों के अंदर भी कुछ गिरावट आई? जी,
ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आता जा रहा है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम किसी क्षेत्र या वो ज्योग्राफिकल जो रीजन होता है उस पर आधारित होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि जो भी शिक्षा शास्त्री लोग रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया सरकार की ओर से या देश की प्रगति के लिए, वो नहीं समझे होंगे। मे बी वो समझे होंगे, या तो बात शिक्षकों तक नहीं पहुंच सकी, शिक्षक इन बातों को नहीं समझ सके, या कहीं ना कहीं वर्ड गैप रह गया हो जिसके कारण शिक्षक इन बातों को नहीं समझ पाए हों। ये वर्कशॉप और ट्रेनिंग का अभाव रह गया हो। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी सिस्टम्स लॉन्च होते हैं या लोगों के बीच लाया जाता है उसको लागू करने से पहले शिक्षकों को जिस रूप से तैयार कर लिया जाना चाहिए, उनके माइंडसेट में जिस तरह से परिवर्तन ले आया जाना चाहिए, वैसा शायद नहीं हो पाता है। सर, बच्चों की भविष्य बेहतर बनाने में माँ बाप का, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी बताएं। माँ बाप की बड़ी अहम भूमिका है किसी बच्चे को आगे उठाने में। उसमें हमें से प्रतिस्पर्धा की बात नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चों का लालन पालन वो प्रेम पूर्वक बच्चों को ही देखते हुए करें और उनको उत्प्रेरित करने की चेष्टा करें। उनकी देखरेख बड़ी जरूरी होती है। हमें से सकारात्मक माहौल बच्चों को देने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें दूसरों के बारे में कभी निंदा बच्चों के समक्ष नहीं करना चाहिए। शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। मैं तो समस्त अभिभावकों से यह भी कहना चाहूँगा कि अगर कहीं किसी कारण से किसी शिक्षक के प्रति उनकी शिकायत भी बन जाए या शिक्षक की का क्रियाकलाप ऐसा भी हो जाए जिसमें शिकायत बनना भी लाजमी हो, ऐसी भी परिस्थिति में उनको चाहिए कि वो शिक्षकों के संदर्भ में जो भी बातें करें तो एकांत में शिक्षक से मिलकर या व्यवस्था से मिलकर करें। बच्चों को इससे बिल्कुल अलग थलग रखें। बच्चों को विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक, समाज के बुजुर्ग, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति आस्थावान बनने का रास्ता उनको खोलना चाहिए। सर, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं और बहुत ज्यादा बच्चे भी आपके पास है। आप उन बच्चों के लिए क्या कुछ रखा है जो गरीब हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो सही से फीस देकर पढ़ पाए, उसके लिए क्या है आपके यहाँ? ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कठिनाई है, किन्हीं के माता नहीं है, पिता नहीं है, या सामाजिक तौर पर वो गरीब हैं, आर्थिक दशा उनकी पिछड़ी हुई है, तो हमारे विद्यालय में एक अंश होता है जिस अंश ये आर्थिक रूप से अर्थ का एक अंश हम लोग निर्धारित करते हैं, जिसके बदौलत हम ऐसे बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम उत्प्रेरित करते हैं। या जो अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से आर्थिक तौर पर पिछड़े होने के कारण अगर उनको कठिनाई आती है तो हम उन्हें बहुत पहले से, जब से हमारा विद्यालय है तब से ऐसे सैकड़ों छात्र होंगे जिनको हम पढ़ा देते हैं और पढ़ने में उनको मदद करते हैं। सिर्फ स्कूल तक ही हमारी सीमा नहीं रहती है। वो बच्चा अगर पढ़ने वाला हो तो हमारा विद्यालय तो अभी +2 तक है, लेकिन +2 के बाद भी अगर हमें थोड़ा सा स्पेयर कर देने से अगर कोई बच्चा ऊंचा उठ जाता है तो इससे बड़ा नेक काम और कोई हो नहीं सकता। मैं इसे महसूस करता हूँ। सर, हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के साथ लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और जैसे कह सकते हैं कि आज के डेट में करोड़ों व्यूअर्स भी जो देखते हमें, सर उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को या सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति को ये पशु से अलग करता है। शिक्षा में ही यह क्षमता है जो व्यक्ति में विवेक, कल्चर और वो इनसाइट को देखने की क्षमता, इनलाइट करने की क्षमता शिक्षा में ही है। इसलिए शिक्षा को बढ़ाने के लिए खाना एक शामी खाना खाने की परिस्थिति बन जाए, बावजूद इसके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह तत्पर रहें, पढ़ाएं बच्चों को और प्रेम से बच्चों को रखें। वह ईश्वर का दिया हुआ फूल है, उसे विकसित होने दें, उसमें जितना मदद कर सकें करें। वहाँ वो कहीं ठिठक न जाए, वह कहीं मुरझा न जाए, इसकी चिंता हमेशा करते रहें। मेरी यही शुभकामना है सारे लोगों के साथ, यह आग्रह है। सर, आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि हमने जो प्रोग्राम चलाया है कर्मवीर सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं ऐसा कहूँगा कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्र में छोटे बड़े सभी तरह के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है जो समाज को सामाजिक ढांचा में बांधे रखने के लिए, उसको विकास की दौर में ले जाने के लिए बहुत ही जरूरत है।
राष्ट्रभक्ति की भावना जगा सके। ऐसे ढेर सारे लोग हैं विविध क्षेत्रों में, अपनी अपने अपने ढंग से, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी क्षमता से लोग हमेशा समाज को कुछ देने की चेष्टा करते रहे हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको उठने का इससे मौका मिलेगा और अन्यों को भी कुछ अच्छा करने का सबक मिलेगा आपके इस कार्यक्रम के जरिए। इसलिए यह जो कर्मवीर जैसा आप जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, यह बहुत ही अच्छा है। इससे समाज को बहुत सहयोग मिलेगा, समाज को, देश को बहुत सहयोग मिलेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ विश्व को सहयोग मिलेगा। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।